वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आरओ पीसीएस और बीओ के लिए जीएस रिवीजन की। तो ये जो हमारा सेट रहने वाला है आज, जिसको हम जीएस में रिवाइज करेंगे, वो रहने वाला है पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और कल्चर के। इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन होंगे जिनको आज हम इसमें लगाएंगे, देखेंगे, जानेंगे और किस तरीके की आपकी तैयारी है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारी सीरीज रहेगी ये बाइलिंगुअल रहेगी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेगी। ठीक है, पढ़ूंगा मैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा, जिससे आप अगर इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है आपको करेक्ट ऑप्शन जो है देखना है इन सभी में। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 9th शेड्यूल इज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखिए, 11th शेड्यूल स्पेसिफाई द पावर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी है 12th शेड्यूल स्पेसिफाई द पावर ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। और डी ऑप्शन जो है इसका वो है 7th शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन टर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट अगर हम देखें हिंदी में भी इसको देख लीजिए, तो करेक्ट आंसर जब हम इसका करेंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही इसमें करेक्ट है। जो 7th शेड्यूल है उसी में जो है डिवाइड किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी अनुसूची 7 में संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। बाकी ये जो दी हुई है ये गलत है। देखिए 9th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो 9th शेड्यूल में जो है आपको मिलेगा भूमि से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, है ना। 9th शेड्यूल में जो है आपको भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी। उसमें आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं मिलेगा। ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपको मिलेगा 10th शेड्यूल में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में मिलेगा, जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग दल बदल। तो ये जो दल बदल है ये 9th शेड्यूल में नहीं है, ये 10th शेड्यूल में है। और म्यूनिसिपैलिटीज़ की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है ये 11वीं मतलब जो 11th शेड्यूल है इसमें नहीं है। ठीक है, ये आपको मिलेंगी किसमें, ये आपको मिलेंगी 12वीं अनुसूची में। ठीक, हाँ। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 12th शेड्यूल, इसमें जो पंचायत की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई हैं ये 12वीं में नहीं है, ये 11वीं में है। तो ये यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी की पावर है ये 12 में है, 12वीं अनुसूची में, और पंचायत की पावर जो है ये 11वीं में है। इनको उल्टा कर दिया है। और 7th शेड्यूल जो है बिल्कुल सही है, डिवीजन ऑफ पावर। ओके, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है वो आपको बताना है। देखो पहला ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। बी ऑप्शन देखिए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। सी ऑप्शन देखिए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट ली है। और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए हैं। इनमें बताना है कौन सा करेक्ट है। हिंदी में भी देख लो। चलिए आंसर करते हैं इसका जल्दी से। हमें यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें एक ही करेक्ट है, वो है ऑप्शन बी। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, याद रखिएगा। बाकी अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ हमने ली है वो है कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान रखना। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ है वो आर्टिकल किससे जुड़े हैं। आर्टिकल 44 इनकरेक्ट आपको देखना है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ सिटीजन बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। आर्टिकल 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी नागरिकों के लिए समान संहिता, समान नागरिक संहिता भी मिलती है। हिंदी में भी देख लो एक बार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, आर्टिकल 50
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, हिंदी में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी है आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ये गलत है। और ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी सही है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में है, यहाँ पर दे रहा है 51, तो ये अपने आप में गलत है, याद रखिएगा। ये भी याद रखना फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं भैया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं रशिया से। किस समिति की सिफारिश पर ली गई हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है, उस कमेटी का नाम पूछ लेता है। तो जो कमेटी जिसने इनको रिकमेंड किया कि ये होना चाहिए वो थी स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इनको लिया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। बहुत आसान है, आप सब लोग कर लोगे। सही जवाब है इसका पार्ट 3। पार्ट नंबर 1 क्या है भैया, पार्ट नंबर 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट नंबर 2 है सिटीजनशिप, पार्ट नंबर 3 मैंने आपको बता ही दिया, और पार्ट नंबर 4 है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो चारों के चारों हो गए, हिंदी में भी देख लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें देखना है। देखिए पहला, द टर्म जस्टिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। बी ऑप्शन है दीज एलिमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। हिंदी में इसको देख लो। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वो 3 चीज़ों में शामिल होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये जो न्याय है तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए हैं, ये रशिया की क्रांति से लिए गए हैं, ऐसा बता रहा है। हमें इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोई गलत नहीं है, पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। याद रखना इसमें जो जस्टिस है, जो हमारे प्रेम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, उसमें केवल 3 तरीके के जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों जस्टिस के ये लिए गए हैं रशिया के जो रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वहाँ से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनकरेक्ट आपको देखना है इनमें से। सर BN राव वाज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। HVR अयंगर वाज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी HVR अयंगर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। SN मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। SN मुखर्जी को संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में रखा गया, ये भी अपने आप में करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से ये सारे के सारे करेक्ट हैं। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको डाउट हो कि SN मुखर्जी ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्टमैन कैसे हैं, हमने तो अंबेडकर पढ़ा है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड है, वो पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी है। यहाँ पर केवल बात हो रही है चीफ ड्राफ्टमैन की, यानी मुख्य प्रारूप की। तो मुख्य जो प्रारूप करता थे संविधान के, वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, वो है SN मुखर्जी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, इनमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले मैं हिंदी में ही दिखाऊंगा ताकि आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हिंदी में देख लीजिए, फिर मैं इसे अंग्रेजी में बताता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट इन ऑन अगस्त 2947। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है। यार तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग बता देंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। और अंबेडकर ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यह बात करूँ कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स हैं इसमें 7, याद रखना, ठीक है।
कौन कौन से हैं? तो पहले तो डॉक्टर अंबेडकर ही हैं, सेकंड है एन गोपाला स्वामी अयंगर, थर्ड है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके नाम नोट कर लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ। फोर्थ है डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, और के एम मुंशी जो है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में स्टार्ट किया था वन महोत्सव, याद रखना। फिफ्थ मेंबर है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सिक्स मेंबर है, जो छठे मेंबर है वो है एन माधवराव, और सेवेंथ मेंबर है टी कृष्णामाचारी। तो टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी आर 7, याद रखिएगा, इंक्लूडिंग डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चेयरमैन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, पहले हिंदी में देख लो फिर अंग्रेजी में देखेंगे। इसमें से आपको देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ओके, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है यूनियन पावर्स कमेटी के हेड हैं JB कृपलानी। ओके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड हैं जवाहरलाल नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड हैं सरदार पटेल, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें जो ऑप्शन गलत है वो है ऑप्शन ए, यूनियन पावर जो कमेटी है इसके हेड JB कृपलानी नहीं है। यूनियन पावर्स जो कमेटी है इसके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना। तो जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के भी हेड हैं, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाकी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड पटेल हैं, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो सबको पता है डॉक्टर अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहले हिंदी में देख लो एक बार। ओके, अब इंग्लिश में देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनमें से आपको इनकरेक्ट जो है छांटना है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए, ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 2022 1947, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है तिरंगा, इसको हमने अडॉप्ट किया है एज अ नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 2022 1947 को। ये बिल्कुल अगर हम देखें ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, ऑप्शन बी देखो, इट हैड अडॉप्टेड द नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन थर्ड देखिए, इट हैड अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950, राष्ट्रीय गीत जो है हमने अपना वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है, इट हैड इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 26 1950, यानी राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति 26 जनवरी को चुना गया है, ऐसा ये बता रहे हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। दो कारणों से ये इनकरेक्ट है। पहला कारण किसकी डेट गलत है, इनको जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो 24 जनवरी को बनाया गया है, यहाँ पे दे रहा है 26 जनवरी, तो पहला तो ये फैक्ट गलत हो गया। और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ और गलत है जो आपने पता नहीं नोटिस की होगी नहीं की होगी, वो है ये कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या कि इनको इलेक्ट किया गया था। पहली बात तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब इनको पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया तो इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, कोई चुनाव नहीं हुआ था, याद रखना। भारत में पहले राष्ट्रपति पद के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे, इसी वजह से हमने इनको सम्मान देने के लिए डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत में जब पहली बार राष्ट्रपति को बनाया गया तो उसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, याद रखना। तो इसलिए भी ये गलत है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में देख लो पहले, फिर इंग्लिश में देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से हमें करेक्ट देखना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन December 30, 1946 जवाहरलाल नेहरू एंड हैड मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। हिंदी का मतलब हो गया कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जनवरी 22, 1947। अब देखो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। इसमें बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको संविधान सभा ने अडॉप्ट कर लिया था
जनवरी 22, 1947 को। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। याद रखना, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ जिनको आप याद रखना। जैसे दिसंबर 9 को यानी 9 दिसंबर को हमने संविधान सभा की पहली बैठक करी, जिसमें जो हेड हैं वो चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे, नॉन परमानेंट थे। 11 दिसंबर को हमने संविधान सभा की दूसरी बैठक करी, जिसमें हमने अपने परमानेंट हेड चुने, वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को हमने इसकी तीसरी बैठक करी संविधान सभा की, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव मोशन रखा, यानी हमने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और मैं आपको बता दूं, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बन गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के बना द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल क्या बन गया, संविधान की प्रस्तावना बन गया। तो याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको इसमें से देखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर देखना है आपको। देखिए, ये कुछ जो है कमेटीज़ हैं जो पार्लियामेंट में बनती हैं। ये बेसिकली परमानेंट कमेटीज़ के अंतर्गत इनको रखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे हिंदी में बोलते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, 22 होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। सेकंड है एस्टीमेट कमेटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। बिल्कुल सही है। और ये 30 के 30 मैं आपको बता दूं, ये 30 के 30 मेंबर होते हैं राज्यसभा से, सॉरी लोकसभा से। ये जो 22 मेंबर है, इनको आप ध्यान रखना, ये 15 + 7 का डेटा है, यानी 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। ये 30 के 30 जो है लोकसभा से होते हैं। और फिर है कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं, इसमें दे रहा है टोटल 25 मेंबर होते हैं। ये गलत है, 25 मेंबर नहीं होते हैं, इसमें मेंबर होते हैं 22। ठीक है, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें टोटल मेंबर 22 होते हैं, यहाँ पर 25 दे रहा है, तो यही वाला गलत है। बाकी 1 और 2 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन सेपरेटेड। हिंदी में देख लो भाई, हिंदी में है, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, सेकंड है अमेंडिंग एक्ट 1781 और चार्टर एक्ट 1793। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसमें नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि किस एक्ट के अंतर्गत हमने कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो फंक्शंस हैं इनको सेपरेट कर दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1774। इनमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज से हम जो है काम चलाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेसिक आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये तो आसान है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैड बीन मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, ये पूछ रहा है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1883, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको दिख रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833, सॉरी 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो अंडर द एक्ट ऑफ 1833 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैड बीन मेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी हमने 1833 के अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहला व्यक्ति जो इस पद पे बैठा वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी में भी देख लो एक बार। इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऐसा एक्ट था हैड सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑथराइज द प्रोविजनल द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू
इनेक्ट देयर ओन बजट। ठीक, हिंदी में भी देख लो। किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय बजटों को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधानमंडलों को अपने बजट अधिनियम करने के लिए अधिकृत किया? क्वेश्चन नंबर 14। ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने सेपरेट किया प्रोविंशियल बजट को फ्रॉम द सेंट्रल बजट, है ना, एट द फर्स्ट टाइम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, याद रखना। ठीक, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय बजट को यानी स्टेट बजट को सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से, यानी प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है तो फिर एग्जाम में पूछा जाता है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आर्टिकल 24 कम्स इन द कैटेगरी ऑफ, आर्टिकल नंबर 24 किस कैटेगरी में आता है? हिंदी में देख लो। अनुच्छेद नंबर 24 किस श्रेणी में आएगा? आसान है ये तो आप कर ले जाओगे। देखो आर्टिकल नंबर 24 आता है भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखोगे तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 to 28। ओके, हाँ, राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम है 90 to 20। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 and 24 और राइट टू इक्वलिटी है 14 to 18, 14 से 18। ठीक है, यानी 14 से 18 इक्वलिटी है। ठीक है, 19 से 22 फ्रीडम ऑफ मतलब राइट टू फ्रीडम है और 23 से 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और 25 से 28 है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखियो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है द प्रोविजन रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कैन बी अमेंड ओनली। यानी यहाँ पर जीएसटी की बात हो रही है भैया। ठीक है, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जीएसटी जो काउंसिल है, हिंदी में जीएसटी जो परिषद है, उसमें अगर कोई चेंज करना है, उसमें कोई अमेंड करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? ठीक, ऑप्शन देखो। बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। सेकंड, बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमें कोई चेंज करना है जीएसटी काउंसिल में तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे? तो पहला ऑप्शन है बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी होता है 2/3। और कंसेंट ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों की सहमति भी लगेगी, राज्यों का भी कंसेंट लगेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से ही हो जाएगा, मतलब केवल पार्लियामेंट कर लेगी, राज्यों का कोई काम नहीं। और तीसरा दे रहा है यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी, यानी 1/3 मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट इसको पास कर देगी। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट है केवल ऑप्शन ए। याद रखना, जीएसटी काउंसिल में अगर कोई भी अमेंड करना है या कोई भी चेंज करना है तो वो संसद तो करेगी, पार्लियामेंट तो करेगी, लेकिन इसके अलावा राज्यों को भी इसमें विश्वास में लिया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा कि भैया बताओ तुम्हारी क्या राय है, तब हम चेंज करेंगे। आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी को हम लोग हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय क्या है ये आपको बताना। देखिए, संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो प्रॉपर एक्ट बना करके, जिनको हमने कानून बना करके, जिनके लिए हमने कानूनी दर्जा दिया है। तो अगर
ऐसी कोई बॉडी है जिसके लिए प्रॉपर हमने कोई एक्ट बनाया है, एक्ट के माध्यम से उसको हमने प्रॉपर स्टैब्लिश किया है, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सी है। नॉट पूछ रहा है फिलहाल। देखो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, ये बिल्कुल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कब बनी है ये? 1993 में बनी है, मैं आपको बता दूँ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी है 1990 ये आई थिंक 1993 में ही बनी है ना, 1993, ये भी सेम है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो ये जो बना है ये बना है 2007 में, ठीक है। ह्यूमन राइट, अच्छा ह्यूमन राइट तो हो गया। फिर है द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति आयोग। तो पहली बात तो ये कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं की गई है, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं जो एससी कमीशन होता है, ये तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है भाई, है ना। तो ये जो है, जो एससी कमीशन है या एसटी कमीशन है और अब ओबीसी कमीशन भी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हैड बीन रिड्यूस्ड। हिंदी में देख लो, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लगभग सबको पता है, जो संविधान पढ़ा है उसे पता होता है। सही जवाब है इसका 61st अमेंडमेंट, और ये हुआ है 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 इसका सही जवाब होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस होते हैं, जो संवैधानिक जो केस होते हैं जिनमें संविधान की व्याख्या करने की बात होती है, उनकी अपील करने की जो ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? ऑप्शन है आर्टिकल 132, 133, 134, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 132। याद रखना, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस होता है, जैसे संविधान की व्याख्या करनी है मान लीजिए, तो ध्यान रखना संविधान की अगर हमें व्याख्या करनी है तो संविधान की व्याख्या अंतिम रूप से कौन करेगा? तो ध्यान रखना, संविधान की व्याख्या अंतिम रूप से संसद नहीं करेगी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, याद रखना ये बात। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करता है, और यह अधिकार उसे मिला है आर्टिकल 132 में, अनुच्छेद 132 में उसको यह अधिकार मिला है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है घटते क्रम में लगाना है। यहाँ पर आप हिंदी में देख लो, आरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लगाएंगे तो सबसे पहले हम उस स्टेट को लगाएंगे जिसके पास जो सीटें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इन राज्यों में जो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो देखो बिहार के पास जो सीटें हैं ये है 16, तो पहले नंबर पे आ जाएगा बिहार, ठीक है। नहीं, बिहार क्यों आएगा? अच्छा, पहले मैं चलिए इनकी सीटें बता देता हूँ। तमिलनाडु के पास सीटों की संख्या है 18 और महाराष्ट्र के पास सीटों की संख्या है 19, ठीक है। ये है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इन्हें लगाएंगे, अरे मैंने गलत बता दिया भाई, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो है घटता हुआ क्रम नहीं है, बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो फिर इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, मैंने उल्टा बता दिया। आरोही
आरोही मतलब ऊपर बढ़ता हुआ, अवरोही मतलब नीचे घटता हुआ, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, ओके। तो इसको अगर हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पहले पे बिहार, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे महाराष्ट्र, यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये लोक संगीत के क्वेश्चन हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि जुड़े हुए थे किससे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।